Hello students, today I am going to discuss about chapter our environment. So what is our environment? The environment of an organism means the physical and biological condition in which it lives. So किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट होता है इसका क्या मतलब है कि फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन में वो रहता है. The physical condition include soil, light, temperature, etc. फिजिकल कंडीशंस में हमारी सॉइल, लाइट और टेम्परेचर आते हैं. एंड द बायोलॉजिकल कंडीशंस इंक्लूड द अदर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे आसपास होते हैं. ए चेंज इन एनी ऑफ दीज कंडीशन कैन इफेक्ट द ऑर्गेनिज्म. अगर इसमें से किसी में भी कोई चेंज हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होता है. To understand how we need to look at the different ways in which an organism interact with others and with its surroundings. तो इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि किस तरह से इन्वायरमेंट में कैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करते हैं. और हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. इसमें क्या है, इकोसिस्टम का क्या मतलब है. एंड An ecosystem is a functional unit consisting of all living beings of an area and the non-living components of their environment interacting to form a stable system. हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि ए बायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट के बीच इंट्रैक्शन होता है. इनके इंट्रैक्शन से क्या होता है, हमारा एक स्टेबल सिस्टम बनता है जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. ए बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं उसमें, फॉर एग्जांपल आपका सॉइल, टेम्परेचर, ये सभी. और बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं. आगे देखेंगे हम इसको और डीपली. आगे देखते हैं. जो हमारा इकोसिस्टम होते हैं ये आपका नेचुरल इकोसिस्टम और मेन मेड इकोसिस्टम दोनों तरह के मिलते हैं. नेचुरल इकोसिस्टम आपके डिज़र्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड लेक्स, ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम हैं. लेकिन मेन मेड इकोसिस्टम में आपके गार्डन्स, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड्स, ये सभी आते हैं. जो ये इकोसिस्टम होता है ये स्मॉल हो सकता है एज ए एक्वेरियम के जैसे छोटा भी हो सकता है इकोसिस्टम, या फिर ओशियन के जैसे बड़ा भी हो सकता है. एक्वेरियम क्या होता है, जो हम एक एक्वेरियम लेके आते हैं मार्केट से, उसमें फ़िश, प्लांट्स, एयर पंप वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं फ़िश के लिए, फूड्स वगैरह, उसमें फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसे हम एक्वेरियम कहते हैं. तो इस तरह से हमारा इकोसिस्टम स्टेबल कब बनता है, जब ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग कंपोनेंट्स के बीच इंट्रैक्शन होता है. एक पॉन्ड क्या है, एग्जाम्पल है एक्वेटिक इकोसिस्टम का. इसमें आपके एल्गी, प्लांट्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिश सब कुछ होता है पॉन्ड के अंदर. वाटर, सॉइल, ये सभी क्या हैं, इकोसिस्टम के पार्ट हैं. ये सभी पॉन्ड जो है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इसके अंदर ये सभी जो वाटर, सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्शन शो करते हैं. इस तरह से हम क्या देखते हैं, एक गार्डन में डिफरेंट टाइप के आपको प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सभी देखने को मिलते हैं. तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. कैसे, सॉइल से जो अर्थवॉर्म्स होती हैं वो फूड लेती हैं और सॉइल को फर्टाइल कर बनाती हैं. फर्टाइल मीन्स अब उसमें काफ़ी अच्छे से प्लांट ग्रो कर सकते हैं. इसी तरह से बैक्टीरिया आपकी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. बीज, बटरफ्लाइज प्लांट से फूड लेते हैं और बीज, बटरफ्लाइज ये प्लांट का पॉलिनेशन करवाते हैं. तो ये एक इकोसिस्टम में इस टाइप से आपको इंटरेक्शन देखने को मिलता है. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में किस तरह से स्टेबिलिटी आती है. तो इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी तब आती है जब इसका एक नेचुरल बैलेंस बना रहता है. नेचुरल बैलेंस कैसे, फॉर एग्जांपल आपके जो प्लांट्स हैं उनको फीड हर्बीवोर्स करते हैं और हर्बीवोर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो वो सारे प्रोड्यूसर्स को फीड कर लेंगे. इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा. स्टेबल कब रहेगा, जब प्रॉपर पॉपुलेशन रहेगी, मीन्स लिमिटेड पॉपुलेशन रहेगी सभी स्पीशीज़ की, तो हमारा इकोसिस्टम प्रॉपर स्टेबल रहता है.
हम डिफरेंस देख लेते हैं एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में कि किस तरह से ये इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, द एबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि लिविंग कंपोनेंट्स हैं। इकोसिस्टम में आपको इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स कहा जाता है प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट प्रोडक्शन करते हैं। मतलब प्रोडक्शन मीन्स प्लांट फूड अपना खुद से बना लेते हैं और वो औरों को क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, तो इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स मीन्स फीड करने वाले। कंज्यूमर्स में आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स सभी आ जाते हैं। डीकम्पोजर्स में आते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड कंज्यूम करते हैं, उनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड टेम्परेचर आते हैं। चलिए इसको डीप में एक बार और देख लेते हैं। Abiotic components. The abiotic or non-living component consists of physical environment, nutrients and climate factor. The physical environment consists of soil, water and air, inorganic substance such as carbon dioxide, oxygen, nitrogen, water, phosphorus, sulfur, sodium, potassium and calcium. ये सभी क्या हैं, आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपके बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो ये ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। इसमें आपके ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो इंक्लूड है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। और हेट्रोट्रॉप्स, इनको हम हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं और कंज्यूमर्स भी कहते हैं, जो कि डिपेंडेंट रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फॉर फूड। कंज्यूमर्स में आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स ये सभी आते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं जो आपके प्लांट्स को फीड करते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं आपके जो इन हर्बीवोर्स को फीड करते हैं। हर्बीवोर्स का एग्जांपल है काऊ, डियर, रैबिट्स, ये सभी हर्बीवोर्स हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में टाइगर, स्नैक, हॉक्स ये सभी कार्निवोर्स हैं। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स ईट प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एग्जाम्पल मेन एंड क्रो आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोर्स। तो ह्यूमंस और क्रो वगैरह आपके ओमनिवोर्स होते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल का जो फ्लैश होता है उस सभी को फीड कर लेते हैं। नेक्स्ट हैं आपके इन एन इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ हु ईट्स होम, कौन किसको खाता है, इसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स को क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं। चलिए देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। प्राइमरी कंज्यूमर में आपके आते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, और टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं आपके कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे इकोसिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स देखे। बायोटिक में आपने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स देखे, और कौन किसको खा रहा है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये कंज्यूमर के स्टेजेस देखी कि प्राइमरी कंज्यूमर है तो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं आपके हर्बीवोर्स, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं कार्निवोर्स, जो कि हर्बीवोर्स को फीड करते हैं। एक कार्निवोर दैट फीड ऑन स्मॉलर कार्निवोर्स इज कॉल्ड ए टर्शरी कार्निवोर्स, मतलब एक कार्निवोर जो स्मॉलर कार्निवोर्स को फीड कर रहा है वो टर्शरी में आता है। और टॉप कार्निवोर्स में आते हैं लार्जेस्ट कार्निवोर्स, जो कि स्मॉलेस्ट कार्निवोर्स को फीड करते हैं। तो इस तरह से ये हमने देखा कंज्यूमर्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका डीकम्पोजर्स।
ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स को हम सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। ये डिकम्पोजर्स के एग्जांपल आपका फंजाई बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी डेड बॉडी वगैरह होती है प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमंस की, ये उसको फीड करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं और उसको सॉइल में मिक्स करवा देते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो जाते हैं। मीन्स अब प्लांट और ह्यूमन या एनिमल्स की डेड बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स फिर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं इन सैप्रोफाइट्स की हेल्प से या फिर सैप्रोट्रॉप्स की हेल्प से। तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल करने में हेल्प करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड चैन। फूड चैन क्या होता है? A food chain in an ecosystem is series of organisms in which each organism feed on the one value it in the series। एक फूड चैन का मतलब है कि इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं अपने से नीचे वाले ऑर्गेनिज्म को। कैसे? अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो ये ग्रासेस हैं, इस ग्रासेस या प्लांट से इनकम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इन ग्रासेस को कौन फीड करेगा? ये डियर, जो कि हर्बीवोर है, ये इसको फीड करेगा। इस हर्बीवोर को फीड करेगा ये कार्निवोर, मीन्स टाइगर। तो इस तरह से ये फूड चैन डिपेंडेंट किसके लिए हैं? फूड और एनर्जी के लिए। फॉर एन इकोसिस्टम टू वर्क देयर हैज़ टू बी ए फ्लो ऑफ एनर्जी विद इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द इकोसिस्टम नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए इकोसिस्टम में? उसकी नीड क्या है? एनर्जी उसकी नीड है, जो कि फूड से मिलती है उसको। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज़ द सन। तो सन एनर्जी किसकी है? आपकी ग्रीन प्लांट्स की। वो सनलाइट लेते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करवा देते हैं। मीन्स आपका ग्लूकोज वगैरह का फॉर्मेशन करवाते हैं जो आपके प्लांट्स होते हैं। और इन प्लांट्स से कौन एनर्जी लेते हैं? आपके हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स से कौन एनर्जी लेते हैं? आपके कार्निवोर्स। इस तरह से ये फूड चैन आपकी चलती है। नेक्स्ट है फूड चैन अगर ग्रासलैंड में होता है, ये मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर फूड चैन चलती है तो कैसे? तो वहाँ हम देखते हैं कि ग्रासेस या प्लांट्स होते हैं, ग्रास होपर्स उसको फीड करते हैं, ग्रास होपर्स को फ्रॉग फीड करते हैं, फ्रॉग को स्नैक फीड करते हैं और स्नैक को हॉक फीड करते हैं। इस तरह से ये फूड चैन चलती है। फ्रेश वाटर में आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जैसे कि पॉन्ड वगैरह, उसमें हम क्या देखते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करते हैं जू प्लैंक्टन्स, और जू प्लैंक्टन को फीड करती हैं स्मॉल फिशेज़ को फीड करती हैं लार्ज फिशेज़। इस तरह से उनको फिर टॉप कार्निवोर्स फीड करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स मीन्स आपकी एल्गी वगैरह, स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट वगैरह को बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स। तो इस तरह से ये हमारी फूड चैन चलती है। फूड चैन ऑलवेज बिगिंस विथ प्रोड्यूसर्स। Herbivores comes next in the chain. They are consumed by carnivores. A few food chains can be long and may extend to the fourth, fifth or even sixth order of consumers. Some common food chains are mentioned below. तो मोस्टली आपकी जो ये फूड चैन होती है वो ज़्यादा लार्ज नहीं होती, बहुत कम वो स्मॉल रहती हैं। और ये आपकी कैसी होती है? लीनियर फॉर्म में होती है, लीनियर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसमें हम सिंगल एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि किस तरह से जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनको फीड हर्बीवोर्स करते हैं और हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स फीड करते हैं। नेक्स्ट है आपका फूड वेव। फूड वेव क्या है? फूड चैन इज़ ए लीनियर अरेंजमेंट। तो फूड चैन तो आपके एनिमल का लीनियर अरेंजमेंट होता है। इट डज नॉट गिव ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फीडिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम, because many of them eat more than one kind of food. For example, a snake does not eat only mice. मतलब फूड चैन आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं दे रहा कि कितने रिलेशनशिप मीन्स कितने कैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने फूड पर डिपेंडेंट है, मीन्स वो किस किस को फीड कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो स्नैक है वो सिर्फ माइस को ही नहीं फीड कर रहा, इट में ईट इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्मॉल बर्ड्स, इन सभी को फीड कर रहा है जो एक स्नैक है। मीन्स उसके फूड की जो सोर्स है वो डिफरेंट है। इसी तरह से इन टर्न में बी ईटन बाय हॉक्स, ईगल्स, पिकॉक्स ऑल etc। इसी तरह से स्नैक इन टर्न्स में बी ईटन, मतलब जो
स्नैक है उसको कौन फीड कर रहा है, उसको हॉक भी, ईगल भी, पिकॉक, आउल्स, ये सभी इसको फीड कर रहे हैं। इस तरह से मतलब एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फीड कर सकते हैं और एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रह सकता है फॉर फूड। Thus, an organism can be a part of many food chains. Different kind of linked food chains exist in an ecosystem. मतलब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इकोसिस्टम में जो फूड चैन है वो लिंक है डिफरेंट तरीके से, उसको मिलाकर हमारा फूड वेब बनता है। दीज फूड चैन फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चैन्स कॉल्ड ए फूड वेब। फूड चैन हमने सिंपल देखा कि लीनियर फॉर्म में होता है, लेकिन फूड वेब आपके इंटरकनेक्टेड फूड चैन से बनता है। काफ़ी फूड चैन्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं एक नेटवर्क के जैसे और आपका फूड वेब बनाती हैं। ए फूड वेब इज़ ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चैन्स रिप्रेजेंटिंग द फीडिंग रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो फूड वेब क्या है? फूड चैन का एक इंटरकनेक्टेड सीरीज़ है जो जिसमें हम क्या देखते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म का फीडिंग रिलेशनशिप है इस इकोसिस्टम में। इसको हम फूड वेब कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल का क्या मतलब है? Sometimes it is useful to study an ecosystem by grouping its organism by their position or level in food chain. A level or position in a food chain is called a trophic level. Means एक फूड चैन में जो लेवल या पोजीशन है आपके, उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं कि फूड चैन में किस टाइप से क्या पोजीशन रही है हमारे ऑर्गेनिज्म की, उसकी बात चल रही है कि उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। चलिए देखते हैं। The producer in a food chain are the first trophic level. The herbivores which feed upon plants are at the second trophic level. The carnivores which feed upon herbivores are at the third trophic level, and so on. So each trophic level supports the one above it in terms of food. तो फूड के टर्म्स में हम ये ट्रॉफिक लेवल देख रहे हैं, मतलब जो फूड के फॉर्म में किस तरह से ट्रॉफिक लेवल आपके हैं, मतलब एक पोजीशन दी हुई है कि सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं इस ट्रॉफिक लेवल में, फिर आपके प्रोड्यूसर को फीड करने वाले हर्बीवोर्स आते हैं, फिर हर्बीवोर्स को फीड करने वाले आपके कार्निवोर्स आते हैं और फिर टॉप कार्निवोर्स आते हैं। इसी तरह से ये पूरा ट्रॉफिक लेवल चलता है। इन ए सिंपल फूड चैन ऑफ ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम देयर आर 3 ट्रॉफिक लेवल। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसमें आपको 3 फूड चैन, मतलब आपको क्या देखने को मिलता है कि 3 ट्रॉफिक लेवल हैं इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में फूड चैन के। कैसे? प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड कार्निवोर आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आपके आते हैं लायन, टाइगर, सेकेंड में आते हैं आपके डियर और फर्स्ट में आपके प्लांट्स। What would happen if all the organisms of a trophic level are removed? The natural balance would be disturbed and the result would be destroyed. मतलब क्या हो कि अगर ट्रॉफिक लेवल से हम किसी को रिमूव कर दें तो नेचुरल बैलेंस तो डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम इफ ऑल द कार्निवोर लाइक लायन एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल आर रिमूव्ड, the number of herbivore like deer in the trophic level below would go on increase. Their numbers would so on be more than that can be supported by the plants of the region. They would eat up all the plants and turn the area to a desert. For example, जो आपका ये टॉप कार्निवोर है, इसमें क्या होता है कि जो टॉप कार्निवोर्स हैं, अगर हम यहाँ से क्या करें, टॉप कार्निवोर्स को हम रिमूव कर देते हैं, मीन्स हमने लायन वगैरह को रिमूव कर दिया है। यहाँ से लायन वगैरह रिमूव हो जाते हैं तो जो आपके हर्बीवोर्स हैं, मतलब अगर हम कार्निवोर्स को रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ से, तो जो आपके हर्बीवोर्स हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, उनका नंबर बढ़ जाएगा। तो ये हर्बीवोर्स क्या करेंगे, इन प्रोड्यूसर्स को फीड करेंगे और इससे क्या होगा, सारे प्लांट्स रिमूव हो जाएंगे हमारे इकोसिस्टम से और ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सभी इकोसिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं
उन ऑर्गेनिज़म के बीच एक नेचुरल बैलेंस बना होना चाहिए। अगर कोई भी ऑर्गेनिज़म यहाँ से हमने रिमूव किया तो जो जिसको वो फीड कर रहा था उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और वो अपने से नीचे जिसको वो फीड करता है उसको खाकर ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से जो नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा।